बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के बदलाव, मेल मुलाकातों के सिलसिले और बयानिए की जो जंग है, इसके ऊपर तो हम लाजमी तौर पर बात करेंगे, मगर पीका कानून जिसका तरमीमी मुसव्वदा इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर सहाफ़ी बरादरी के अंदर ज़ेर बहस है, उसके ऊपर भी मुफस्सल गुफ्तगू होगी। पीका कानून के हवाले से बताया जा रहा है कि कहने को तो ये शायद कानून और जो कौमी सलामती है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरतीब दिया जा रहा है, मगर एक आम राय ये भी मौजूद है कि पीका के इस कानून को सियासी इंतकाम के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। अब हुकूमत इस तासुर को किस तरह से ज़ाइल कर पाएगी, इसके ऊपर बात होगी। और इसके अलावा इस्लामाबाद के पोश सेक्टर में अरबों और करोड़ों के जो प्लॉट्स हैं वो कौड़ियों के भाव आपस में बंदर बांट उनकी की जा रही है। इसका फॉलोअप भी अपने देखने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। अभी हम पाकिस्तानी सियासत और पीका कानून की तरफ बढ़ते हैं। जी आमिर साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, हम देख रहे हैं बयानिए भी हर तरफ से नए आ रहे हैं, नई नई फोर्सेस तश्कील दी जा रही हैं, एक दूसरे का कला कमा करने के लिए भी जो है वो काविशें हमें नजर आ रही हैं, मगर कहीं पर भी हमें इस्तेहकाम के लिए कोई पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर नजर नहीं आ रही, ना किसी लीडर की सोच में, ना किसी सियासी जमात की पॉलिसी के अंदर। वो इस्तेहकाम का तो बिलावल साहब ने कह दिया ना कि बातचीत के नहीं तो फिर लाठी के ज़रिए सियासी इस्तेहकाम, तो लाठी से सियासी इस्तेहकाम लाने का इंतज़ाम उन्होंने कर लिया। रोज़ इस तरह की एक आधी खबर आ जाती है कि जिससे पता लगता है कि माशरे के अंदर पहले ही इतनी घुटन है, इतना रिप्रेशन है कि आवाज़ नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, और उसके बाद रोज़ एक नई खबर आ जाती है कि जिससे और कदगने और जबर जो है हमारे के ऊपर जो है वो डाल दिया जाता है। अभी ये मेरे सामने खबर पड़ी हुई है कि जी पंजाब में जो है राइट मैनेजमेंट पुलिस जो है पहले थी, अब उसको इन्फोर्स किया जा रहा है। 200 अफसरान पर मुश्तमिल होगी। इसके जी 15 मातहत यूनिट्स होंगे, वाटर कैनन यूनिट होगा, रबड़ बुलेट यूनिट होगा, स्टेन गन यूनिट होगा, फिर इसमें सर्वेलेंस ड्रोन्स, इलेक्ट्रिक शॉक शील्ड्स, जदीद व्हीकल्स, पता नहीं क्या क्या उनको दिए जाएंगे। ये एक लगता है कि एक गस्टापो सिस्टम बनाया जा रहा है यहाँ पे। हमारे पास पहले ही निज़ाम एक पूरा आपने जकड़ा हुआ है, आपने अदालतों से लेके, आपने मीडिया से लेके, मुआशरे से लेके, पहले ही सारा ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए और अदालतों के ज़रिए निज़ाम को जकड़ा हुआ है। मगर मज़ीद अभी जो मज़ीद पीका के खदोखाल आ रहे हैं, जो ये पीका के कानून के अंदर तरमीम की जा रही है और ये जो बनाई जा रही है, क्या इदारे का नाम है जी, डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन जो है अथॉरिटी, ये बनाई जा रही है और उसके जो खदोखाल आ रहे हैं वो इतने खौफनाक हैं कि 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। और उसकी बड़ी वेग सी डेफिनेशन है कि वो कौमी सलामती के मतलब कोई अज़मत इस्लाम या किसी इदारे के मतलब कोई बात करने पे, और कोई आप और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप में अगर मुझे कोई लगे कि ख़बर कोई ठीक नहीं, मैं आपसे पूछूं कि व्हाट्सएप में कि ये चेक करें ये क्या है, तो मुझे 5 साल की सजा हो सकती है। कुछ नहीं होगा। और आपको, मुझे, किसी को, इसके अंदर तमाम पाकिस्तान पूरा जिसका, और दूसरा पाकिस्तान के अंदर एक हिस्ट्री रही हुई है कि आप ये कानून जो बन जाते हैं ये मिसयूज होते हैं और ऑलरेडी मिसयूज होते हैं। ये पंजाब में अभी कल परसों की खबर आई हुई थी कि वो बता रहे हैं कि जी 10,000 लोग पिछले 3 महीने में उन्होंने गिरफ्तार किए हैं। पहले क्या कसर रह गई है कि ये नई राइट पुलिस, नई अथॉरिटीज़ रोज़ बना दी जाती हैं, और ये पहले भी ये कोशिश की गई थी, पीटीआई के दौर में की गई थी, और उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था, उठा के बाहर फेंका था। अब जो है उम्मीद अदालतों से बड़ी कम रह गई है, वो इसलिए कि अदालतें सुप्रीम कोर्ट पे भी देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गए हैं और वो अपने ही फैसलों पे अमल दरामद नहीं कर पा रहे, जैसे कि मखसूस नशिस्तों का केस पे नहीं अमल दरामद हो रहा, फिर वो ये 26वीं आईनी तरमीम को टेकअप नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट छोड़े, हाई कोर्टों का भी यही हाल है कि वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिस तरह सिंध में बनाया गया है कि वो उल्टी गिनती शुरू हुई है कि वो 26 में 25 में हुए हैं। पहले 8 जो सीनियर मोस्ट जज हैं, चीफ जस्टिस समेत और प्यूनी जज समेत, उनको फारिग करके जूनियर 3 जजेस पे ज्यादातर वो मुश्तमिल है। तो जिस तरह का मातहत अदालतों का, सुप्रीम कोर्ट का हालात हैं, तो ये सुनवाई भी नहीं है। बुनियादी हकूक़ के हवाले से तमाम ये जो मामलात हैं, तो अवाम किधर जाएं। और रोज़
वो एक नई आइडिया लेके आ जाते हैं जिससे और कंट्रोल करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। अगर आप इजाजत दें आमिर साहब, ये सारी जो गुफ्तगू हो रही है इसमें अपने मेहमानों को भी हम शामिल करते हैं। इस वक्त सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं अतर काज़मी साहब, उन्होंने में ज्वाइन किया। काज़मी साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इसके अलावा स्टूडियोज में हमारे साथ नुमाइंदा 92 न्यूज़ है मौजूद रियाजुल हक, बहुत शुक्रिया रियाज आपके वक्त का। आमिर साहब, आपकी इजाजत से काज़मी साहब की तरफ जरा एक सवाल लेकर जाना चाह रही हूँ। आपने पुलिस फोर्स की बात की है, काज़मी साहब आपसे मेरा ये सवाल है कि ये जो इन्होंने मैनेजमेंट पुलिस मुतारिफ कराने का फैसला किया, 10,000 के लगभग ये लोग शामिल होंगे जो फसादात से निपटेंगे और एहतजाजों से निपटेंगे। अगर ये फोर्स ये काम करेगी तो जो हजारों लाखों की तादाद में पुलिस एहलकार भर्ती हैं वो क्या काम करेंगे? क्योंकि कमोबेश ये तो वही काम है जो पुलिस के लोग करते हैं। अगर ये फोर्स ये काम करेगी तो फिर पुलिस के जवान क्या करेंगे, ये मैं जानना चाह रही हूँ आपसे। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, इस वक्त जो हुकूमत की सारी तवज्जो लगता है इस तरह है कि वो चाहते हैं कि हर मसले का हल हम इंतजामी तौर पे निकालें। अगर हमें 100 पुलिस वाले कम पड़ रहे हैं तो हम 200 पुलिस वाले डाल दें। लेकिन जो सियासी हुकूमतें होती हैं उनका रवैया थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। वो इन सारी चीज़ों को सियासी मैदान के अंदर भी हल कर सकते हैं। लेकिन आप ये 26 नवंबर का वाकया देख लें, उससे पहले एहतजाज देख लें, जितने भी वाकयात हैं आप उनका तसलसल देख लें, आपको लगता है इस तरह है कि हुकूमत कंप्लीटली इंतजामी तौर पे मामलात को आगे चलाना चाहती है, चाहे जोर से चलाए, जबरदस्ती से चलाए। इवन के बिलावल साहब का वो जो लाठी का भी जिक्र भी कर रहे थे आमिर मतीन साहब, इससे पहले उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से ब्रूट फोर्स का भी जिक्र किया। जी, ब्रूट पॉलिटिकल फोर्स हम यूज करेंगे, तो ये बड़ी बदकिस्मती है। मैं एक छोटी सी बात करूंगा। देखें, जो पार्लियामेंट होती है उससे हम सब की उम्मीद होती है। जो फॉर्म 45 पे पार्लियामेंट आई हो ना, वो उसका किरदार वो होता है जो साउथ कोरिया की पार्लियामेंट ने अदा किया है। मार्शाल्लाह लगा ना, उन्होंने 24 घंटे के अंदर वो बैरिकेड तोड़ के पार्लियामेंट के अंदर आए और उन्होंने जो करारदाद पास की और उसका नतीजा हमने देखा कि मार्शाल्लाह उतर गया। तो पार्लियामेंट से तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, जो भी पार्लियामेंट हो, चाहे सूबाई हो या कौमी हो। पर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमें कोई गंगा उल्टी बहती हुई नजर आ रही है। ये आपने पार्लियामान का जिक्र किया, यहाँ भी रात के 12 बजे तक हमारी पार्लियामान भी उतनी ही चाकरदस्ती के साथ 26वीं आईनी तरमीम पे बैठी हुई थी। और वो पहले अटेम्प्ट में जिस तरह किया जा रहा था और बाद में भी जिस तरह हुआ, मगर सिर्फ ये था कि इसका मकासद उल्टे थे। वहाँ पे शख्सी आज़ादी, बुनियादी हकूक़ के लिए ये किया गया, यहाँ उसको सलब करने के लिए, अदालतों को जकड़ने के लिए। और वहाँ अभी आप काज़मी साहब ये फरमा रहे थे कि इनकी इंतज़ामी सोच है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इंतज़ामी एक गंद पड़ जाता है, इससे केओस क्रिएट हो जाता है जब आप पैरेलल अदारे खड़े करते हैं। ये राइट पुलिस पंजाब में जो करने जा रहे हैं, तो जो रेगुलर पुलिस है, ये पहले ही वहाँ पे बड़ी मसला आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जनाब आप एक कह देंगे कि ये स्पेशल पुलिस है, पहले ही कोई इतनी फोर्सेज हैं, कोई लीड फोर्स, कोई डॉल्फिन फोर्स, पता नहीं कौन कौन सी फोर्सें हैं। और इस तरह ही यही फार्मूला जो किया गया अदालतों में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बना दिए गए हैं, यही फार्मूला, ये जो मैं पीका की बात कर रहा हूँ, डिजिटल अथॉरिटी, पहले एक साइबर अथॉरिटी बनाई हुई थी, अब ये बनाई जा रही है। मगर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि पूरे मुल्क में जो सिक्योरिटी जिसके नाम पे ये किया जा रहा है, वो तो एक पूरा तूफान आया हुआ है। ऐसी सिक्योरिटी के इश्यूज तो कभी भी नहीं थे जैसे कि आज केपी में, बलूचिस्तान में, नॉर्दर्न एरियाज में नज़र आ रहे हैं। तो इनको ये समझ नहीं आती ये क्या कर रहे हैं काज़मी साहब। देखिए, इनका मेन इशू ये है आमिर साहब कि इनके पास वो जो एक सियासी लेजिटिमेसी होती है उसको लैक करते हैं। और उसमें फिर हमें नजर आता है कि वो जो एक सियासी कॉन्फिडेंस होता है हुकूमत के पास, एक जमहूरी हुकूमत के पास, वो भी इनके अंदर नहीं है। ये हर चीज में इनको अपने लिए खतरा नजर आता है और ये हर सियासी जो इनका मुखालिफ है ये उसको दुश्मन बनाने की जो है चक्कर में रहते हैं। अगर आप देख लें जो जिन मसाइल का आपने जिक्र किया, ये इतने गंभीर मसाइल हैं कि तवज्जो तो सारी उस तरफ होनी चाहिए। लेकिन कितनी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी कि जहां पे हमारे वुज़रा बैठे हों और वो सुबह से शाम तक मसलसल टीवी पे हमें बता रहे हों कि बलूचिस्तान का ये इशू है, खैबर पख्तूनख्वा के जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां से इस तरह इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, उसमें तो हमें बहुत कम तवज्जो नजर आती है। हमें वो तवज्जो नजर आती है सियासी मुखालफिन के ऊपर कि जी ये फसादी हैं, ये मुल्क दुश्मन है और इन्होंने मुल्क में फसाद कर दिया। जब आपका ये एटीट्यूड हो कि वो फोर्सेस जिन्होंने मुल्क में सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, अगर आप उनको मुल्क दुश्मन साबित करने पे तुले में, तो बुनियादी तौर पे तो आप मुल्क की आबादी की अक्सरियत को मुल्क दुश्मन कह रहे हैं। तो ये जो
इनका मसला वही है, लैक ऑफ लेजिटिमेसी, लैक ऑफ पॉपुलर सपोर्ट और लैक ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। जब तक एक मुंतखब हकीकी मानों में जमहूरी हुकूमत नहीं आएगी, ये मसाइल हमें इसी तरह नजर आते रहेंगे। जी, मैं चाहूँगा कि रियाजुल हक जो हैं ये ब्यूरोक्रेसी को और इंतज़ामी मामलात को बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं। रियाज, ये जो एक पैरेलल बॉडीज़ बनती जाती हैं कि पहले जिस तरह साइबर का वो एक इदारा अथॉरिटी पहले ही बनाई गई है और उसके अंदर उसका क्लियर नहीं था कि जनाब FIA से वो साइबर विंग लेके उसको बनाया बार वो गैर फ़ाल है अभी तक। ये अब नई डिजिटल अथॉरिटी आ जाएगी, इसके खदोखाल नहीं समझ आ रहे कि ये क्या हैं, और जो उसकी आ रही है उसकी नीयत और उसके कॉन्टोर्स जो बताए जा रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये इम्प्लीमेंट होगा या अदालत से उड़ जाएगा? बहुत शुक्रिया आमिर मतीन साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। इतनी कन्फ्यूजन और केओस है कि जब हम डॉक्यूमेंट्स को देखने जाते हैं, ऑफिसर से जाके पूछते हैं इसकी क्या तफसील है। आपने मिसाल दी कि जी इन्होंने जो है वो साइबर क्राइम की, इन्होंने एक एजेंसी पहले बनाई, फिर पता चला कि जनाब वो साइबर क्राइम की एजेंसी अगर बनाएंगे उसका DG इंडिपेंडेंट होगा, वो सारा कुछ वो तो इंटीरियर मिनिस्ट्री से और FIA से हट जाएगी। लिहाजा फिर इनको एहसास हुआ ओहो नहीं ऐसा नहीं करते। फिर इन्होंने उसको वापस किया और कहा जनाब वो लीगल मसाइल हो जाएंगे, हम उसका बाद में देखेंगे, फ़िलहाल जो साइबर क्राइम वो FIA ही देखेगी, चूँकि उस पर ऑलरेडी उसके पास बहुत से केसेस होते हैं, लिहाजा उन्होंने वापस जो है वो उसको कर दिया। अब ये जनाब ये साइबर की एक और जो है वो ये बॉडी बना रहे हैं और ये सारा सिलसिला पीका वगैरह की चीज़ें भी आ रही हैं। तो ये एक पैटर्न शो करती है कि कंफ्यूजिंग सिचुएशन है कि हर तरफ ये जनाब हाथ पैर मार रहे हैं, जहाँ से जो कुछ हो सके वहाँ से कर लें। लेकिन ब्यूरोक्रेट से जाके अगर बात करें तो वो कहते हैं कि सुबह कुछ और ऑर्डर्स होते हैं, शाम को कुछ और होते हैं, और सामने वो कहते हैं कि यार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पता नहीं चलता कि आज हम आपसे ये डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है कल परसों ये कुछ और हो, कैबिनेट मीटिंग में आने से पहले कुछ और हो। तो कहते हैं कि अनलेस कि कैबिनेट मीटिंग की समरी तैयार ना हो हम आपसे कोई चीज़ कमिट नहीं कर सकते, क्योंकि इतने, और ये वो कहते हैं कि इससे पहले इतने रिविजन नहीं हुए जितने आज तक होते रहे। तो एक पैरेलल किस्म, एक कन्फ्यूजिंग सिचुएशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, और ऐसी बॉडीज बेतहाशा बॉडीज। इन्होंने यहाँ पे हाउसिंग फाउंडेशन को ख़त्म किया और उसके साथ उन्होंने PWD को ख़त्म किया, एक पैरेलल एक और बॉडी बना दी, और कह रहे हैं जनाब उसके मुलाजिमीन का रोला चल रहा है, कुछ अदालत में भी चले गए हैं और कुछ CDA के पास मामला चले गए हैं। एक अजीब सी कन्फ्यूजन है, जहाँ ये हाथ डालते हैं वो इनके गले पड़ती है। तो अब समझ नहीं आती कि ये वन ऑफ जो है ये डिसीजन है, ये पैटर्न कंफ्यूजिंग वो बता रहा है, या ये कुछ जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है ताकि हम जो है वो जो है ना कुछ लुक बीची और डू नथिंग वाला सिलसिला। बजाय तो ये लग रहा है। काज़मी साहब, आप बरतानिया में भी रहे हैं और बाहर 9/11 के बाद अमेरिका में उन्होंने कहा हमारी 27 एजेंसियां बनी हुई हैं और ये उस कन्फ्यूजन की वजह से ये इतना बड़ा लैप्स हुआ। उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी बनाई जिसके अंदर सबको इकट्ठा कर दिया, और हमारे यहाँ जो है उल्टा किया जा रहा है। पहले ही बड़े इदारे हैं और कन्फ्यूजन है, हम भूल जाते हैं कि एक नेफ्टा भी है, वो नेफ्टा को बनाए हुए इतने साल हैं और वो भी गैर फ़ाल है, और भी कई इस तरह की पैरेलल एजेंसियाँ बनती रहती है। तो ये और सिक्योरिटी के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो ये कहीं पे कहीं, और एक तरफ साथ में फाइनेंशियल भी हमें बताया जाता है कि जी वो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, और दूसरा पता चलता है एक और अथॉरिटी बन गई है। देखिए, असल में इशू ये है कि कोई विजन नहीं है कि हमने चीजों को डील किस तरह करना है। अगर आप पंजाब में ही देख ले, एक पेरा नामी एक और अथॉरिटी भी बन रही, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है इन्फोर्समेंट के लिए, वो भी कोई बनाई जा रही है वहां पे। उसमें भी हर जिले की सतह के ऊपर अफसरान वगैरह होंगे और वो चीजों को देखेंगे, और उनके पास भी मैंने सुना है कि गिरफ्तार करने का इख्तियार भी होगा। तो ये सारी चीजें तो हो रही हैं, इतनी ज्यादा रेगुलेशन भी बनाई जा रही है, कानून भी बन रहे हैं, पुलिस भी जनाब नई, उसके अंदर भी नई नई शाखें सामने आ रही हैं। लेकिन क्या ग्राउंड पे सिचुएशन बेहतर हो रही है? विच शोज के असल मसाइल कुछ हो रहे हैं। इनकी तवज्जो जो है, ये जो भी कर रहे होते हैं उसमें एक सियासी आंसर होता है और फिर उसमें एक नी जर्क रिएक्शन होता है कि जो ही कोई चीज सामने आती है उसके रिएक्शन में फौरन पता चल जाता है कि हम ये करने लगे, हम वो करने लगे। प्रॉब्लम ये है कि जो एग्जिस्टिंग अदारे हैं आमिर मतीन साहब, इन्होंने तो उनकी साख को भी दांव पे लगा दिया। अब मोटरवे पुलिस एक ऐसा इदारा है कि जिसके हवाले से मेजॉरिटी पब्लिक ये ओपिनियन रखती है कि वो बड़ा प्रोफेशनल इदारा है, वो रिश्वत नहीं लेते, वो अच्छे तरीके से डील करते हैं। उनके ट्विटर हैंडल से जब इन्होंने एहतजाज को रोकना था, ये हर 4 घंटे बाद ट्वीट्स करवा रहे थे कि जी मोटरवे बंद हो गई है क्योंकि हम मरम्मत कर रहे हैं। तो ऐसे तो आप इन्वॉल्व करते हैं हर इदारों को सियासत के अंदर, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो इधर पख्तूनों वाला मसला हो रहा है, आज
आज इस्लामाबाद पुलिस ने भी ऐसी एक ट्वीट की हुई थी कि जी पख्तून हमारे भाई हैं, जैसे कोई सियासी जमात ट्वीट करती है। भाई ये हुकूमत का काम है, इदारा जो है वो डायरेक्टली इसके ऊपर क्यों बात कर रहा है? तो ये इशू है कि ना सिर्फ जो मौजूदा इदारे हैं उनको इन्होंने जंग लगा दिया है, और उसके अलावा ये नए इदारे बना के मतलूबा नताइज हासिल करना चाहते हैं, जिसमें सियासत जो है वो सामने है, दीगर जो मामलात हैं वो पसे पुश्त हैं। अगर ऐसे ही मामलात चलेंगे तो फिर तो बेहतरी नहीं आएगी। जी, ये काज़मी साहब ने जो वाकई ये बड़ी तशवीशनाक है कि जो ये पश्तूनों की एक प्रोफाइलिंग का जो इल्ज़ाम लग रहा है, और इसमें काफ़ी हद तक हकीकत भी नज़र आती है कि ये आप पहले ही बार बार जो अफगान फैक्टर का जो बहुत ज़्यादा एम्फिसाइज़ किया जाता है, और मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक फैसला है कि उनको NOC वाला भी जो एक महीने के अंदर कहा गया है कि यहाँ से निकल जाए। यहाँ पे 40,000 जो मुझे याद पड़ता है रजिस्टर्ड अफगान है, और 15 लाख पाकिस्तान में रजिस्टर्ड अफगान है। सो ये अगर 300-400 का या 37 का फिगर आता है कि अफगान पकड़े गए हैं, तो इतने तो इस शहर में हैं। और ये भूल जाते हैं कि ये घंटे डेढ़ के फासले पे जो है ना खैबर पख्तूनख्वा है, और ये बिल्कुल एक पहले ही हसास सूबा है, और पहले ही ये एथनिसिटी के इस तरह के ये बड़े नाजुक मसाइल हैं। रियाज, क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, आपने सही बात की। प्रोफाइलिंग के साथ मैं पहले बता दूं, आपने कहा जी इतने इदारे बन गए हैं। वो लॉरेंस राइट की एक पुलिट्जर अवार्ड विनिंग बुक भी थी, और उसके अंदर यही था कि CIA और FBI की जो लड़ाई थी जिसकी वजह से 9/11 हुआ, तो वो तो 2 इदारों की लड़ाई थी, इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर नहीं की थी। यहाँ तो इतने ज़्यादा इदारे बन गए हैं कि समझ ही नहीं आती, क्योंकि ना एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर होगी बल्कि ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होगी। अब आते हैं प्रोफाइलिंग की तरफ। ये बड़ा सीरियस मामला है, और ये मुझे तकरीबन 1 हफ्ते पहले मुख्तलिफ जगहों पे से लेकर मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, रेडिबान वगैरह, उनसे बात करते हैं, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे इस हैरेसमेंट का जिक्र किया। इसकी वीडियो तो कल परसों सामने आई, लेकिन बाकायदा उन्होंने जिक्र किया। तो मेरा ख्याल था कि शायद डेटा कलेक्शन की कोई बात है, इस तरह की बात चल रही। तो मैंने 2-3 और लोगों से जब पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, ना सिर्फ वो शनाख्ती कार्ड हमारे ले रहे हैं, जमा भी कर रहे हैं, कहते हैं हम आपको कल परसों दे देंगे, और डेटा भी इकट्ठा कर रहे हैं। और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और हमने देखा उस दिन के जब एंटी टेररिज्म कोर्ट में जब उनको पेश किया गया, जो जिन मशकूक लोगों के ऊपर काले कपड़े उनके मुँह पर डाल के, जैसे शायद ये कोई दहशतगर्द हैं, हालांकि मशकूक लोग हैं ये, आपने उनको जो है वो धर लिया। और सैदपुर में शिनवारी रेस्टोरेंट के पूरे स्टाफ को इन्होंने उठा लिया। इसके अलावा जो है वो जो लोग बेचारे ATC में मिलने आए, जिनको पता लगा कि ये जनाब हमारे जो साहब हैं, हमारे जो भाई हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे मिलने आए, उनको भी गाड़ियों में डाल के बाकायदा तौर पे लेके गए। तो पुलिस तो बहुत ज़्यादा, वो अतर साहब की बात बिल्कुल ठीक है। एक पुलिस के ट्विटर हैंडल से, ट्वीट से और X से जो है अकाउंट से आ रहा है वो गयूर हैं, वो हमारे भाई हैं, ये तो एक सियासी बयानिया है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए उन्होंने रात को ये ट्वीट किया, लेकिन बहुत ज़्यादा शदीद जो है वो खौफ और आस पाया जाता है। बल्कि अब तो कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में जा रहा है कि अगर आपका पता खैबर पख्तूनख्वा का है तो आप इस्लामाबाद का सफ़र ना करें, यह आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। यह इंतहाई ख़तरनाक बात है। यहाँ लोग रोज़गार के सिलसिले में दोस्तों से मिलने आते हैं। इस्लामाबाद की 3-4 जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नस्ट, कायद-ए-आज़म, और इसके अलावा जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी हैं, वो 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे, और उनके पते सारे वहीं के हैं। तो आपने 24 को तो छुट्टी दे दी 27 तक के लिए, लेकिन वापस वो आएंगे। तो ये इस तरह तो रास्ते में मोटरसाइकिल रोक रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ये इंतहाई खतरनाक है। और आपकी वाली बात कि एक तरफ सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की भी एक पूरी सिचुएशन है, और दूसरी तरफ आप ये कम, तो ये एलिनेशन की तरफ बात जाएगी। ये तो नफरतें मजीद जो है वो मैं रियाज को रोकूंगी, लेकिन आमिर साहब जो ये रियाज हमारे साथ मौजूद है, बातें कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इस किस्म की शिकायत बहुत ज्यादा आ रही हैं। ये सारा चीजें हो रही हैं, इसी वजह से कल रात से इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो है इसके ऊपर वजाहतें भी आ रही हैं। जी, मजीद मैं समझता हूँ उनको इसको क्लैरिफाई करना चाहिए और इसका सदबाब भी करना चाहिए। पर मैं अतर ये ओवरऑल, पहले हमने बात की कि पार्लियामेंट हमारी रेलिवेंट हो चुकी है, जुडिशरी हमारी सुप्रीम कोर्ट से लेके मातहत अदालतें हैं वो सब जकड़ी गई हैं, पैरेलल उनके अंदर ये अदालतें बना दी गई हुई हैं। मगर ब्यूरोक्रेसी का जो रोल है ये काफ़ी दाइयों से सिलसिला चल रहा है। मगर अब ये अभी तारिक खोसा साहब ने जिस तरह ये लिखा है हाल ही में, कि शर्म आती है कि जिस तरीके से अफसरान से, सीनियर हजरात जो है अपने जूनियर अफसरान से जिस तरह के सियासी एजेंडे पे काम ले रहे हैं, तो ये शर्मनाक हद तक ये मामला ख़राब हो चुका हुआ है। क्या कहेंगे?
देखिए, ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है आमिर साहब। ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं। अभी आपने खोसा साहब का जिक्र भी किया, मैंने खुद भी उनका कॉलम पढ़ा, उसमें उन्होंने काफी ज्यादा इस हवाले से चीजें लिखी हुई हैं। फिर आप ओवरऑल यूथ को देखें, ओवरऑल कौम को देखें, लगता है इस तरह है कि ये हुकूमत किसी मिशन पे है, ये सियासी इत्तेहाद, कि हमने अवाम के स्पिरिट को मारना है। देखिए, कौमों का जो स्पिरिट होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपके अंदर एक उम्मीद होनी चाहिए कि भाई मैं अपने वोट के जरिए तब्दीली ला सकता हूं, मैं मेहनत के जरिए तब्दीली ला सकता हूं, मैं अदालत के जरिए मुझे इंसाफ मिलेगा। कम से कम पहले ये तो उम्मीद थी ना कि जी हम अदालत में जाएंगे, चले कोई इंसाफ मिल जाएगा। अब हुकूमत बेंच भी खुद बनाएगी, हुकूमत चीफ जस्टिस को भी तैनात करेगी, उस कमीशन में भी उनकी एक तरह से मेजॉरिटी है। तो अब ये मुझे तो इतनी परेशान कुन सूरत हाल लगती है कि देखिए जी, मरने वाला भी जो शख्स होता है वो सब कुछ आपको दे देता है, अपनी उम्मीद नहीं देता। आखिरी चीज भी उसकी उम्मीद होती है जिंदा रहने की। वो कहता है सब कुछ ले लो, मेरी उम्मीद मुझसे ना लेना। ये तो लोगों की उम्मीद खींचना चाह रहे हैं कि भाई इनकी उम्मीद खत्म कर दें, कि तुम्हारे वोट के कोई हैसियत नहीं, तुम्हारे आईनी राइट्स की कोई हैसियत नहीं। और एंड ऑफ द डे इसमें कौन है विक्टिम? इसमें विक्टिम पाकिस्तान है, इसमें विक्टिम हम सब हैं, इसमें विक्टिम जमहूरियत है, और इसमें कोई जीत नहीं रहा। अगर किसी को गलत फहमी है कि वो ये जीत रहा है, तो उसको खुद पता चलेगा कि लॉन्ग रन में उसको कैसी शिकस्त होगी, पर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। जी, ख़ास तौर पे फिर घूम फिर के हमेशा तमाम जो नज़रें होती हैं वो तो फिर अदालतों के पास होती हैं। मगर जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि अदालतों की जो हाल है, और खोसा साहब ने ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन का भी जिक्र किया है कि इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो उनका कोई हद ही नहीं हो रही है। उनके जो जिस तरह के वो फैसले कर रहे हैं, और ये हाल ही में ये जस्टिस जहांगीरी को हटा के जो एक रिटायर्ड जज को कर दिया गया है, और जिस तरह हर जगह पे रिटायर्ड लोग अपनी मर्जी के जो कि लगाए जा रहे हैं, लगा दिए गए हैं, उनके पास ये केस लगवाना। पंजाब के अंदर भी जो तमाम रूलिंग फैमिली के केसेस हैं वो एक रिटायर्ड जज के ट्रिब्यूनल में हैं, यहाँ भी रिटायर्ड वाले के पास आए हुए हैं। उस तरह ही अभी तो बाकी वो जो नए जजेस का लगाया जाना है, और अपनी मर्जी के जुडिशल कमीशन से, तो सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कुछ नहीं रह गया, तो उसके बाद पता नहीं क्या रह जाएगा। लास्ट वर्ड्स काज़मी साहब। बस सर यही है कि हम लोग भी देख रहे हैं, जिस तरह पूरी कौम देख रही है। अब इनको खुद ये फैसला करना है कि इस निजाम को अभी आगे बेहतरी की तरफ किस तरफ लेके जाएंगे। इसमें मेन जो किरदार है वो अदलिया का था, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सूरत हाल अब बनी है, अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ी मैं माजरत के साथ और बड़े हम्बली ये कहूंगा कि लगता है इस तरह है कि हमारी सबसे बड़ी जो अदालत है वो इररेलेवेंट हो गई है। यहाँ पे जो कुछ 26 नवंबर को हुआ, ना उसके ऊपर कोई बात हुई, ना कोई उस तरह का हमें कोई बड़ा फैसला वहां पे आता है, ना ही कोई अब अदालत को डिस्कस करता है। कि लगता है इस तरह है कि बस अब जो हुकूमत चाहती है वही होगा, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। बहुत ये लास्ट वर्ड जो इसमें जो है कि अभी एक लगता है कि लोगों ने एक किस्म का मान लिया है, जो है हथियार फेंक दिए हैं, इसी तरह से और जो कंप्रोमाइज सा कर लिया है, ये सबसे खतरनाक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अतर आपका। शुक्रिया अतर। काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अभी हम ब्रेक से वापस आएंगे। वापस आके FIA की जो होशरुबा स्टोरी है उस पे बात करते हैं। शेयर करने वाले हम आपके साथ, बड़ा खतरनाक किस्म का वो फॉलो अप है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदेद कहेंगे। रियाजुल हक हमारे साथ ही मौजूद है। आमिर साहब, नेशनल पुलिस फाउंडेशन का एक बहुत ही बड़ा, मैं स्कैंडल इसको कहूँगी, खबर तो नहीं, ये स्कैंडल ही था। हमने इसके ऊपर बात की, इसका फॉलो अप तो देंगे, लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि अब अंडे बच्चे सब कुछ निकलना शुरू हो गया। कई और चीज़ें हैं जो खुल के हमारे सामने आ रही हैं। जी, ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन, ये पुलिस की बात हम कर रहे हैं, और ये उनकी वेलफेयर की फाउंडेशन बनाई गई है, और ये वो इदारे हैं जिन्होंने कानून नाफिज करना होता है और कानून पर अमल दरामद करना होता है। वहाँ जो है ये ऐसा सिलसिला है, ऐसी लूटमार है, और ये एक लामुतनाई सिलसिला है। ये कई दहाइयों से चल रहा है कि इससे कभी कोई अच्छी खबर आई ही नहीं, कोई ज़ाब्ते की खबर आई ही नहीं। ये पहले भी इसके अंदर मौजूदा जो माशाल्लाह
MNA साहब हैं अकील अंजुम साहब, इनके ऊपर नैब के बड़े केसेस नेशनल पुलिस फाउंडेशन के हवाले से रहे हुए हैं और बहुत ज़्यादा पहले भी इसकी इब्तिदा से ही स्टोरियाँ बड़ी खौफनाक थी। अभी रिसेंटली डॉन अखबार में असद मलिक साहब ने एक स्टोरी की कि जनाब यहाँ पे ये जो प्लॉट दिए गए हैं 10-10 करोड़ के प्लॉट 15 लाख में 2000 में जो कीमत थी, वो 2000 वाली कीमत के ऊपर 10 करोड़ का प्लॉट जो है वो 15 लाख और शायद गालबन 15,70,000 रुपए की कीमत पे दिया गया। और पुराने लोगों का बड़े मशकूक अंदाज में जिनको दिए गए थे उनको कैंसिल कर दिया गया और जो जिनको दिए गए उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है बड़े बड़े लोग हैं। उसमें IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हैं, KP के IG अख्तर हयात साहब हैं, फिर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल करीम खान हैं, सैयद मोहसिन अली हैं, फिर जो है कमियाना साहब हैं और एक लंबी लिस्ट है। और बताया जा रहा है कि उन्होंने कईयों ने लेने के फ़ौरन बाद वो बेच भी दिए, वो दिनों के अंदर ही बेच दिए गए। हालांकि ये अदालत में मामला जो है एक शायद साहब हैं पुराने DIG जिनका कहते हैं शायद इकबाल साहब, ये DIG हैं साबिक, वो अदालत में गए हुए हैं इसके खिलाफ। इस पे भी बात करते हैं कि वो हमारा ख्याल था कि ये मामला पब्लिक होने के बाद ये रुक जाएगा, इसकी कुछ ना कुछ वो है, पता चला है वो तो बेच बिका के ख़त्म ही मामला हो चुका है। अभी एक नई स्टोरी सामने आई है कि इसी पुलिस फाउंडेशन के एक बहुत ही ज़्यादा ये पॉश सेक्टर में है, इसका एक कमर्शियल प्लॉट था 14 कनाल का, वो सिर्फ 1 रुपए में फरोख्त किया गया है, 1 अरब रुपए में, 1 अरब 8 लाख रुपए गालबन जो है के अंदर फरोख्त किया गया है। इसकी बड़ी होशरुबा तफसीलात हैं। रियाजुल हक ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। रियाज, इसके मतलब बताएं पहले एक तो स्टोरी की आज के लेटेस्ट ये क्या है? बहुत शुक्रिया आमिर साहब। आमिर साहब, बड़ी इसकी जब डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं और तफसीलात में जाते हैं तो हैरान कुन, आपने जैसे कहा कि इंकशाफात होते जाते हैं कि एक ऐसे इदारे में जिसके प्लॉट्स और ये सारा पुलिस फाउंडेशन बनी ये थी कि शोहदा के जो प्लॉट्स होंगे ये शोहदा को प्लॉट दिए जाएंगे। और अब ये ऐसी बंदरबाट शुरू हो चुकी है कि दिसंबर 2023 में अखबार में एक इश्तिहार आता है कि जी ये एक प्लॉट है और इस प्लॉट की जो है हमने ऑक्शन करनी है। और मज़े की बात है कि जो बिडिंग डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो है वो लिखा है कि एक IT कंपनी होगी और वो IT कंपनी जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाली हो और उसकी जो नेट वर्थ है वो 4 अरब से ज़ायद हो, यानी कम से कम 4 अरब जो है वो रुपए हो। और जो ऑडिट की जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे साथ शेयर की जाएंगी, उसके बाद जो हम देखेंगे उस पर क्या होगा। और ये IT कंपनी को देने का मकसद सिर्फ ऐसा लगता है कि शायद किसी मखसूस एक कंपनी को देना था, क्योंकि ये जनरल पर्पस प्लॉट था। तासुर ये मिलता है कि ये टेलर मेड किस्म की स्पेसिफिकेशंस बनाई गई कि किसी खास मखसूस ग्रुप को देना था। बिल्कुल, इससे इंप्रेशन ये लगता है क्योंकि एक जनरल पर्पस प्लॉट है, या तो आपने स्पेसिफाई किया हो ये एजुकेशनल पर्पस के लिए या कुछ खास उसके लिए, जिस तरह कब्रिस्तान या प्लेग्राउंड वगैरह होता है, तो ये स्पेसिफाई नहीं था, एक जनरल पर्पस प्लॉट था। और उसको इन्होंने जनाब बिडिंग डॉक्यूमेंट के तहत जो चला दिया। और जो पार्टिसिपेट जो पार्टी करने आई थी, एक जो वही IT की एक कंपनी आ गई, जो दूसरी कंपनी आई उस कंपनी का डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक और जो हमने ज़राए से बात की है उसके मुताबिक उन्होंने अपनी जो बिड मनी होती है वो जमा ही नहीं करवाई और वो उन्होंने अमाउंट जमा ही नहीं करवाई, तो अल्टीमेटली जो है वो इस कंपनी को मिल गया। अच्छा, अलॉटमेंट जो रूल्स हैं उसके मुताबिक पहले ये जरा बता दें कि ये कितने साइज का प्लॉट था और कितने का बिका और वहां पे मार्केट रेट क्या है। अच्छा, इसके बाद जब ये हो गया तो उसके बाद जो सारी जो डिटेल्स जब जाते हैं उसमें पता चलता है कि जो प्लॉट है ये तकरीबन 13 कुछ या 14 कनाल का जो ये प्लॉट है। और डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने ये दिखाया कि जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में ये 8 कनाल का प्लॉट है। अच्छा, तो जो बेचने के लिए दिखाया गया ये 8 कनाल का दिखाया गया और ये तकरीबन 14 कनाल का प्लॉट वैसे ये तकरीबन 14 कनाल का है। बिल्कुल ऐसे ही है। 6 कनाल तो ये हो गए, ये हो गए। इसके बाद जब ये इसकी बिडिंग वगैरह का सिलसिला सारा शुरू हुआ तो अचानक पता चला कि जनाब कुछ लोग नैब चले गए। तो नैब ने तकरीबन 19 फरवरी 2024 को जो है बाकायदा तौर पर इनसे रब्ता भी किया कि आप ये चीज़ करने जा रहे हैं तो बराए मेहरबानी ये जो है ये सारी तफसीलात हमें दे दें। और ये सारा कुछ, वो सारी तफसीलात जो मशकूक किस्म की थी वो उन्होंने मांगी। इसके बावजूद इन्होंने आगे चले और सारा सिलसिला शुरू किया। और अलॉटमेंट जो रूल्स के मुताबिक ये था कि जब तक फुल पेमेंट नहीं होती आपने ये प्लॉट जो है, इन्होंने तकरीबन 1 अरब
8 करोड़ 50 लाख रुपए में जो है ये प्लॉट बेचा और तकरीबन इसकी जो रफ अमाउंट बनती है वो 6 से 7 अरब रुपए की मालियत बनती है 14 कनाल प्लॉट की। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 15 करोड़ रुपए की रकम देते ही उन्होंने जो है वो पोजेशन जो था वो उस कंपनी को दे दिया। उन्होंने अब चारदीवारी लगा ली और बाकायदा तौर पर उन्होंने उस जगह पर कब्जा कर लिया है। जो अगेन जो अलॉटमेंट रूल्स थे उसके बिल्कुल ये खिलाफ गई है ये सारा जो इन्होंने प्रोसेस किया है। तो 150 मिलियन यानी 15 करोड़ रुपए उन्होंने पेमेंट उसको कर दी और उसके बाद उन्होंने कब्जा भी उसको दे दिया और कहा यह जा रहा है कि एक और चेक जो उन्होंने दिया था कुछ मिलियंस का वो भी बाउंस हो चुका है। इसके साथ साथ इसको सील्ड ऑक्शन के जरिए, पब्लिक ऑक्शन नहीं हुई इसकी। अच्छा। एक खास की स्पेसिफिकेशंस की गई, साइज उसका छोटा बताया गया और फिर जो है सील्ड एनवलप के अंदर जो है ये दे दिया गया। जो रूल्स हैं, जो बिडिंग के रूल्स हैं उसके मुताबिक इस नेशनल पुलिस फाउंडेशन के जो सारे बोर्ड के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक जो है वो सील्ड बिड कभी नहीं होंगी, ओपन बिडिंग होगी। इससे पहले 2014 में स्कूल को कुछ प्लॉट्स देने थे तो बोर्ड ने बाकायदा तौर पे कहा कि सील्ड बिड जो है वो सील्ड बिड्स जो हैं वो हम नहीं लेंगे, हम ओपन बिडिंग करेंगे और वो उन्होंने वो कैंसिल कर दी थी। लेकिन इस मरतबा ये हुआ कि खामोशी से उन्होंने सील्ड बिड जो है वो करवाई और उसके बाद जो है ये प्लॉट जो है वो उन्होंने इसका कब्जा दे दिया। अगेन द रूल जो है वो ज़ाहिर है एक साहब जो है वो बगैर तौर पे अदालत भी जा चुके हैं। यहाँ मार्केट रेट कमर्शियल प्लॉट का इस इलाके में रफली बड़ा स्पेसिफिक करना तो बताना मुश्किल है, 1 कनाल के प्लॉट का कितना होगा? इस सारे जो प्लॉट का तकरीबन जो बताया जा रहा है कि 6 से 7 अरब रुपए बनते हैं और ये 1 अरब 12 करोड़ 50 लाख रुपए में जो है इन्होंने बेच दिया। तो 6 से 7 अरब का प्लॉट था वो तकरीबन जो है 1.5 अरब और समथिंग जो है उन्होंने बेच दिया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 70-80% जो है जो रकम थी बाकी जो है वो एक किस्म की ओब्लाइज कर दिया गया या जो भी था, लेकिन इन्होंने एक मखसूस अंदाज में इसको किया। इसमें जो बोर्ड में जब ये बिडिंग प्रोसेस के लिए जब सारा सिलसिला चल रहा था तो 2 पुलिस ऑफिसर जो थे, डीआईजी पुलिस जो थे करीम खान साहब, वो खैबर पख्तूनख्वा से उनको सरेंडर करवा दिया गया और एमडी साहब ने उनको जो है वो वापस भिजवा दिया क्योंकि इस मिनट्स के मुताबिक उन्होंने बाकायदा तौर पे एक डिसएग्रीमेंट का इजहार किया। उन्होंने कहा ये सील्ड बिड जो है वो आप जो है वो नहीं कर सकते, ओपन बिडिंग आपने करनी है। इसके साथ साथ जो है तनीरुल हसन साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर जो है वो हाउसिंग के थे और वो पीएसपी जो थे वो थे और इनको गिलगित बल्तिस्तान वापस भेज दिया गया है। इनकी भी जो है वो इन्होंने बाकायदा डिसेंटिंग नोट जमा करवाया था। इन्होंने कहा कि मैं रानू वैसे उन्होंने डिसेंटिंग नोट करवाया था। ये करीम खान साहब ने, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जो है, ये पहले 1 कनाल का प्लॉट ये जो सस्ते थे 10-10 करोड़ के जो हम बता रहे हैं, कनाल प्लॉट 15 लाख में और मामूली कीमतों पे लिए गए, उसमें ये करीम खान साहब का भी नाम था 1 कनाल के प्लॉट के अंदर। जी जारी रखिएगा। जी तो इसके साथ साथ फिर बाकायदा तौर पे जो बाकी कंपनीज थी उसको तकरीबन उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये पूरा पुलिस फाउंडेशन का जो सारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने एमडी साहब को सवालात भी भेजे हुए हैं कि अभी आपने जो प्लॉट्स का जिक्र किया तो उन्होंने कहा यह जा रहा है कि दूसरा प्लॉट था। इसमें हम एमडी साबिर अहमद साहब को सवालात भेज चुके हुए हैं और अभी तक जवाब नहीं आया। पिछली दफा भी वो जो 10 करोड़ रुपए का प्लॉट 15 लाख में दिया था, उनका एक्सटेंडेड जवाब होता है कि हर चीज जो है ना असूल ज़ाब्ते के मुताबिक की गई है, हालांकि नजर नहीं आ रहा होता असूल ज़ाब्ता किसी किस्म का और इंतजार भी नहीं किया जाता। वो स्याही सूखने से पहले वो बेच भी दिए जाते हैं अक्सर वो प्लॉट। साबिर साहब का किरदार जो है, एमडी जो इस वक्त मौजूद हैं, इनका इस वक्त बहुत मशकूक किरदार है। ये गालिबन रिटायर होने वाले हैं और हाल ही में ज़रा ये भी तफसीलात लोगों को याद दहानी के लिए करवा दी जाए कि हाल ही में इन्होंने किस तरीके से वहाँ पे, ये एक जल्दी है वहाँ पे पुलिस फाउंडेशन में लगता है कि एक लूट सेल लगी हुई है और जल्दी में प्लॉट बेचे जा रहे हैं, रोज़ रोज़ नए नए आइडियाज़ लेके आए जा रहे हैं। कैसे उसकी बोर्ड की तब्दीली कराई गई और कैसे अपने ही बोर्ड से इस बात का कोशिश की जा रही है कि इनकी एक्सटेंशन भी करवाई जाए इन वाकयात के बावजूद, ये रियाज एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड में पहले 15 मेंबर्स थे, इन्होंने जनाब बोर्ड की जो पूरी सारी हियत थी वो सारी बदल दी और जो इंटीरियर सेक्रेटरी थे
वो जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने अपने सारे इख्तियारात जो है वो फाउंडेशन को दे दिए और उसके साथ जाहिर है उससे पहले उनको इंटीरियर सेक्रेटरी साहब जो साबिक थे उनको प्लॉट दिया गया। उस प्लॉट के प्राइम ऑफिसर नजर आता है, हम यही तासुर मिलता है कि उसके अवज फिर उन्होंने इनको लाइज किया गया और अपने सारे इख्तियार दे दिए गए। और बोर्ड के अब फाउंडेशन के अपने कितने मेंबर इसमें डाल लिए हैं? इन्होंने 7 मेंबर डाल दिए, तो मेजोरिटी में ये आ गए हैं। तो अब इन्होंने आपकी वाली बात के बंदर बांट, अब ये जो कुछ करना चाहें मेजोरिटी में ये आ गए हैं। 7 मतलब पहले जैसे फॉर एग्जांपल DGFI ये थे, अब वो इसमें इररिलेवेंट हो गए हैं क्योंकि नंबर्स गेम घर की पूरी हो गई है। बिल्कुल, इनके अब ये घर के बंदे पूरे हो गए हैं। और एक सारे प्रोसेस में जिस प्लॉट की हमने बात की, जो तकरीबन 13 से 14 कनाल का जो प्लॉट था और 7 अरब रुपए का प्लॉट था, उसमें जिन एम्प्लॉइज ने जब बाकायदा तौर पे इसमें हिस्सा लिया उनको बाकायदा तौर पे ओब्लाइज किया गया, उनकी प्रमोशंस भी हो गई और बाकी जो लोग थे उनको जो है वो इन्होंने साइडलाइन किया, जो कुछ भी हुआ है। लेकिन बाकायदा तौर पे अब चीज़ों को बड़ा छुपाया जा रहा है। आप चीज़ें जाके उनसे पूछते हैं, डिटेल्स मांगते हैं, तो बहुत ही नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है आपसे ना डिटेल्स शेयर की जाती हैं, ना आपको कुछ बताया जाता है। और बोर्ड ये तो असद की स्टोरी में कोई गालबन 7 प्लॉट्स का जिक्र था, मगर अभी बताया जा रहा है कि इसके अलावा भी वहां पे प्लॉट्स हैं जो कि दिए गए हैं। इसके अलावा भी बिल्कुल प्लॉट्स हैं और इन्होंने इसके अलावा एक नया जो सिलसिला वो ये शुरू किया है कि जिन लोगों को एक ज़माने में उन्होंने प्लॉट्स जो है वो अलॉट किए, तो इन्होंने क्या किया कि उनकी ज़ाहिर है वो डेवलपमेंट चार्जेस या दूसरे चार्जेस होते हैं, तो वो कुछ लोगों ने अदा नहीं किए, बहुत से लोगों से ज़ाहिर है सोसाइटी उस तरह परसू नहीं किया फाउंडेशन ने, तो उन्होंने उनको शोकॉज किए बगैर, उनको बताए बगैर उन सब के जो है वो प्लॉट्स जो है कैंसिल कर दिए और नए लोगों को जो है वो प्लॉट्स अलॉट कर दिए। और इसमें कई ऐसे प्लॉट्स शामिल हैं जिसमें मैं इसमें बता दूं कि ये इसमें जिस तरह शायद इकबाल साहब साबिक DIG वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हुए हैं और लोग भी अदालत में जा रहे हैं, उनका कहना ये है कि जनाब ये एक बड़ी फेक किस्म की एक्सरसाइज की गई, हमारे पुराने एड्रेस पे या तो भेजा भी नहीं गया या भेजा गया तो ऐसे तरीके से कि उन तक मौसूल ना हो कि जी आपको फलाना डेवलपमेंट चार्ज देना है, नहीं दिया गया तो कैंसिल कर दिया जाएगा। बड़े मशकूक अंदाज में पहले कैंसिल किया गया, फिर ये तमाम जो इत्तफाकन जो है बोर्ड के ही मेंबर 2 IG और बाकी अफसरान, अच्छा ये तयन नहीं है कि जूनियर अफसरान को भी मिले हुए हैं, तो बाकी जो इतने ज़्यादा 22वें ग्रेड के कई अफसरान हैं जिनको नहीं मिला, उनका क्या कसूर है, तो नहीं दिया गया। और फिर जो दिया गया वो भी देने के बाद कईयों ने बेच भी दिया दूसरे तीसरे दिन। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इन्होंने फौरन जो है वो बेच दिया क्योंकि उन्हें पता था कि जाहिर है जब मिली भगत से मामला होता है तो कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द इस मामले को, इस गन को साफ किया जाए। पहले अगर किसी का लेके इनको दिया है तो इनसे लेके किसी और को भी दिया जा सकता है, तो इसलिए पहले ही उन्होंने बेच दिया। इस्लामाबाद के भी सुना सीनियर अफसरान है, उनको भी कुछ को मिला है। बिल्कुल, इस्लामाबाद के सीनियर अफसरान शामिल है उसमें, उसके नाम फिर कभी हम फॉलोअप स्टोरी में मजीद देंगे जब हमारे पास मजीद डॉक्यूमेंट्स आ जाएं। तो ऐसा लगता है कि ये पूरा एक पैटर्न है और ओब्लाइज करने का, और जो हकदार लोग हैं उनसे उस चीज को लेकर जो है ऐसे लोगों को देना जिनको न सिर्फ ओब्लाइज किया जाए बल्कि शायद वो किसी एहसान के बदले उन सबको दिया जा रहा है। और इस्लामाबाद के बड़े जो है नाम शामिल हैं, आपने अंजुम अकील का शुरू में नाम लिया, इनकी तो पहचान ही इस्लामाबाद में एक ज़माने में जो है वो बड़े बड़े जर्नलिस्ट क्लासरा वगैरह सब रिपोर्ट करते हैं, तो उस ज़माने से जो है अंजुम अकील खान साहब जो है वो जाने जाते हैं कि जनाब ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन का नाम आता है तो इनका नाम आता है, इसके अलावा और कोई नहीं। और इस वक्त तो जब जहांगीरी साहब को ट्रिब्यूनल से हटा दिया गया, बड़े खौफ में ये आते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अब तो वो सीना चौड़ा करके तारिक फजल चौधरी और वो आते हैं कि जनाब अब तो हर चीज़ कवर्ड हो गई है और अब जो है वो ऐसे खुल के जो बंदर बाट चल रही है, तो प्लाट्स फौरन खरीद कर बाकायदा तौर पे 10-10 लाख रुपए 15 लाख रुपए के तहत, और फौरन जो है वो उसकी जो है वो करोड़ों के प्लॉट हैं, 6-6 8-8 करोड़ रुपए के E11 सेक्टर में प्लॉट है, इससे भी ज्यादा के हैं, 10-10 12-12 करोड़ तक के भी प्लॉट मिलते हैं, कॉर्नर के प्लॉट वगैरह जो हैं, और वो जनाब 15-15 लाख रुपए में इनको मिले और आगे इन्होंने फौरन जो है वो फरोख्त भी कर दिए। और अब देखते हैं अदालतें अगर इस मामले को कैसे देखती हैं, लेकिन बाजार ये बहुत ज्यादा ड्यूबियस मामला है और मेरा ख्याल है एक से ज्यादा जो है लोग इसको हम फॉलो करते रहेंगे। यहाँ पे एक जो फाइनेंशियल फ्रंट के ऊपर जो स्टोरीज आ रही हैं उसको एक ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं, इसके ऊपर फॉलो अप देंगे। मुझे जाते जाते एक छोटा सा सवाल है रियाज से पूछना चाहूंगी। रियाज आप मुझे ये बताइएगा, जैसे साबिर अहमद साहब का जिक्र हो रहा है, तो ये इनके पास इस चीज के कानूनी तौर पे एक कोई हक महफूज होता है कि एक ही शख्स एक ही जगह से 2 मरतबा प्लॉट ले जाए?
ये सवालात हमने उनको भिजवाए हैं कि आप क्या ये सच है कि 259A जो प्लॉट था वो आपको अलॉट हुआ और आपने अपनी बीवी को गिफ्ट कर दिया, और दूसरा हाल ही में जो था वो 601 नंबर प्लॉट जो था अभी जो E11 में हुआ है वो आपको प्लॉट मिले हैं? उसका जवाब नहीं मिला, लेकिन बज़ाहिर कहा यह जा रहा है, सुनने में आ रहा है ये दोनों प्लॉट जो है वो इनके हैं। एक फौरन इन्होंने बीवी के नाम कर दिया है और एक इस वक्त जो 601 नंबर प्लॉट है E11 में जो प्लॉट्स मिले हैं उनमें से एक जो ये नंबर वाला प्लॉट है ये उनको मिल गया। हम उनके जवाब का इंतजार करते रहे, प्रोग्राम से पहले नहीं मिला, लेकिन ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है कि एक बंदा एक ही स्कीम से 2 प्लॉट नहीं ले सकता, लेकिन इनको जो है वो अलॉट हुए हैं और इन्होंने इसका इंशाल्लाह फॉलोअप मजीद भी देंगे, मजीद इंफॉर्मेशन के साथ। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं आमिर साहब, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। इकॉनमी प्लस सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है इस पे तो बात करेंगे हम आमिर साहब, लेकिन एक और भी अहम मामला है जिसके ऊपर हम रियाज से तजिया भी लेंगे और उनकी राय भी शामिल करेंगे। जी ये हमारे ब्यूरो चीफ हैं तारिक अजीज साहब, बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं। उनकी ये खबर है कि हुकूमत जो है 50-50 करोड़ रुपया अपने MNAs को अपने हुकूमत के और उनकी हलीफ जमातों के लोगों को देने की सोच रही है कि हर MNA को जो कि गवर्नमेंट से जिसका ताल्लुक हो 50 करोड़ रुपया डेवलपमेंट के फंड के नाम के अंदर उनको दिया जाए। अब ये एक तरफ जो है IMF का प्रेशर है कि जनाब आप अपने खर्चे कम करें, कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट कम करें और इन चीज़ों से हटाएं। एक तरफ जो है ना ऐसे मौक़ों पे ये इतनी बड़ी रकम जो है 50 करोड़ रुपए पर MNA देना जो है वो समझ नहीं आ रही क्या है। तो रियाज से इसकी तफसील लेते हैं। रियाज इसकी ज़रा तफसील बताएं। जी आमिर साहब, प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है कि जो आपसे PDM के दौर में एक किस्म की जो रकम कमिट हुई थी कि 50-50 करोड़ रुपए MNAs को दिए जाएंगे, तो इनिशियली जो है 25-25 करोड़ रुपए MNAs को देने का फैसला किया गया। और इसकी रफ एस्टीमेट अगर देखें, जो PTI के कुछ लोग उनकी तरफ गए थे तो 230 जो है वो बनते हैं पार्लियामेंटेरियंस। MNAs की अगर बात करें तो 230 बनते हैं और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मद में जो है एक किस्म का इस कैटेगरी में दिए हैं और ये जो है वो 5.7 अरब रुपए जो है वो बनते हैं और वो जारी कर दिए गए हैं। रिलीज करने का फैसला नहीं, वो बाकायदा तौर पर जारी कर दिए गए हैं और बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये टोटल जो रकम है वो एक MNA को 50 करोड़ रुपए जो है वो दी जाएगी। और दिलचस्प बात यह है कि 2022 में जब PDM की हुकूमत थी तो तकरीबन जो है वो 87 बिलियन 174 MNAs को तब भी दिया गया था 2022 में, और अब ये जो है 50-50 और करोड़ बहुत ज्यादा शोर मचाया गया था क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने से 18-20 अरब रुपए कॉस्ट थी, तो उन्होंने कहा जी हुकूमत ने उनको इनकार कर दिया था कि हमारे पास पैसे नहीं है और MNAs के लिए ये वाली रकम दे दी गई थी। बिल्कुल ऐसे ही, और काफी उस पर शोर शराबा हुआ था। अदालत तक ये गए थे और उन्होंने कहा था कि जनाब हमारे पास तो पैसे नहीं है। स्टैंडिंग कमेटीज में उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ MNAs को इतने ही उन्होंने डोल आउट कर दिए। तो अब जाहिर है ये देखना होगा कि इस पे मेरा ख्याल है कि IMF जहां वो सूबों तक के पैसों को मॉनिटर कर रही है उनकी तरफ से मेरा ख्याल है कोई इस पे जरूर वो होगी, या शायद इन्होंने प्रायर कोई जो है वो अंडरस्टैंडिंग औरंगजेब साहब से प्राइम मिनिस्टर ने ले ली होगी कि आप IMF को बता दें। प्रैक्टिस जो है हमेशा ये ज़िया-उल-हक के ज़माने से शुरू हुई है, ये बुरी प्रैक्टिस मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर बेताशा करप्शन का एलिमेंट होता है कि इसके ज़रिए कमीशनें ली जाती है, ठेकेदार सिस्टम आ जाता है। और ये इस वक्त वैसे ही पाकिस्तान की जो सूरत हाल है कि ये मना किया जाता है, ये रिश्वत के तौर पे दी जाती है खुश करने के लिए MNA हजरात को। तो इस वक्त इसका किए जाने का एक और जो है तशवीश ये होगी कि IMF का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि पहले ही वो इस तरह की प्रैक्टिसेस के मुतालिक वो कर रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट हमने कल यहाँ पे खबर दी थी कि ये जो इतनी लुटियाँ डाली जा रही थी, इकोनॉमी हमने दुरुस्त कर दी जो है, अभी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट की अपनी स्टैटिस्टिक ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो रिपोर्ट आई है क्वांटम इंडेक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसके अंदर ये आया है कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो
8% जो है वो नीचे आई है सेकंड क्वार्टर के अंदर पहले क्वार्टर के मुकाबले में। सो हम इंडस्ट्री के अंदर जो है नीचे जा रहे हैं, और साथ में एग्रीकल्चर भी, कपास की जो जिनिंग फैक्ट्रीज की जो रिपोर्ट आ रही है कि 33% कपास भी कम है। तो अगर ये दोनों फैक्टर कम होते हैं तो गवर्नमेंट के पास पहले ही जो इन्होंने कमिटमेंट्स की हुई हैं आईएमएफ के साथ वो पैसे पूरे नहीं हो पाएंगे, या इनको बहुत ज़्यादा दो चीज़ें की जा सकती है, या इनको टैक्स लगाने पड़ेंगे जिसके अगेन महंगाई पे भी असर पड़ेगा और आवाम पे भी बोझ पड़ेगा, और या इनको अपने अखराजात कम करने हैं। तो एक तरफ तो अखराजात करने का कम का वैसे ही इन्होंने पिछले बजट में 40% जो है अखराजात जो हैं वो बताया जाता है कि बढ़ गए हैं। और फिर ये जब खबर रियाज आ जाती है कि 5-7 अरब रुपए ये आप बताते हैं कि ये बन जाएंगे, और ये अभी पता नहीं है कि सूबों में क्या दिया जा रहा है, ये तो सिर्फ एमएनएस का हुकूमती का है, तो ये क्या कैसे फिट इन होगा? ये अगेन जैसे कहते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन है कि आईएमएफ से अगेन ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने कोई प्रायर कोई उनके साथ कोई डिस्कशन की होगी। अदरवाइज ये तो ऐसी चीज़ है कि आईएमएफ ने कहा था कि हम प्रोविंसेस के जो स्पेंडिंग्स होंगी हम उनको भी देखेंगे, और जब आईएमएफ ने यहाँ आना था तो हमने देखा कि पंजाब का जो बजट था वो पता चला कि जनाब वो डेफिसिट में है, और अचानक जो तरक्याती जो बजट के जो वो थे उसमें जो है 187 का सरप्लस बजट उनको बना दिया गया, और अचानक उनको बताया गया जनाब ये सरप्लस में बजट है। तो अब ये हिंसों के हेर फेर तो कर लेंगे, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को भी जो है वो कर लेंगे, लेकिन मसला ये है कि आप आईएमएफ फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में आएगा तो उसको ये कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? और आपकी वाली बात कि अभी प्रोविंसेस में पैसे होने हैं, प्रोविंशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा हेर फेर होती है, मरकज़ में तो चले थोड़ा बहुत वो होता है, बहुत ज़्यादा मीडिया भी लाइमलाइट में सारा कुछ होता है, पंजाब और प्रोविंसेस की सतह पे तो इस चीज़ को बड़ा इन्होंने जो है ना वो विशी वॉशी करना है। तो अभी देखना होगा कि उसको ये कैसे लेके जाते हैं, और इस पर तरक्याती काम, नाली गलियाँ पक्के करना, सड़कें देहात की तरफ सड़कें, इसके नाम पर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इसके नाम पर कहा जाए। लेकिन अगेन इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इश्यूज आएंगे, और मेरा ख्याल है कि इसमें डिसएग्रीमेंट भी बहुत ज़्यादा होंगे, और शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट के लिए इतना इजी वॉक नहीं है। के हवाले से जो है ये एक बहुत ज़्यादा आईएमएफ को तशवीश चल रही है कि जो हमने कमिटमेंट की थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर एक एग्रीकल्चर टैक्स का है पंजाब के अंदर, वो नाफिज की वो कानून बना दिया गया है, मगर उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन अभी होनी है, और वो एक देखना होगा कि हो पाती है नहीं होती। बाकी सूबों में अभी ये नहीं हुआ, खास तौर पे सिंध जो है पीपल्स पार्टी, ये देखना होगा कि क्या वो ये कर पाती है नहीं कर पाती है। और वहाँ से पहले ही जिस तरह के सिग्नल्स आ रहे हैं कि वो नाला नज़र आते हैं, और अपनी ये शिकायतों का अंबार उन्होंने खड़ा किया गया है। केपी में तो जो जिस तरह का वफाक कर केपी के हालात है वहाँ भी अभी ये कानून नहीं बनाया गया, तो ये काफ़ी सारे मामलात हैं जो कि आईएमएफ के साथ ये वाले आएंगे घूम फिर के। ये जो बताया जा रहा था कि जनाब अभी ये मामला तय हो गए हैं, अभी तय नहीं हुए, कि मार्च के अंदर जो है दोबारा आईएमएफ के साथ ये डील होगी उस जमाने में, और उस वक्त तक ये पूरे ना हुए इंटरनल एंड एक्सटर्नल गैप्स, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के अंदर भी कोई 1.5 से 2 अरब डॉलर बताया जा रहा है, अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। जो रोल ओवर्स की कमिटमेंट है वो भी नहीं हुई, और डोमेस्टिकली जो है वो पहले वो गलबन 190 का फिगर था, वो बताया जा रहा है 300 अरब के करीब पहुंच चुका हुआ है, जो कि टैक्सेस के अंदर कमी है। और अगर ये ग्रोथ भी कम होती है और ये मैन्युफैक्चरिंग और जो ज़राअत के फिगर्स आ रहे हैं तो उसका मतलब है और कम टैक्सेस हो जाएंगे। तो इन चीज़ों की उसमें क्या आईएमएफ जो है दोबारा जो है ये उनका मूड बदलेगा कि नहीं बदलेगा? लास्ट वर्ड्स ऑन दिस रियाज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बताया कि बिल्कुल मूड बदलने ना बदलने की बात है। दूसरा, केपी और फेडरल की सिचुएशन बन चुकी है। अब तक आईएमएफ जबकि अभी रिसेंटली जब टीम आई थी तो उनको बताया गया कि बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा कि जी केपी ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया सारा कुछ, लेकिन अब जो डेवलपमेंट्स हो रही, सिचुएशन हो रही है, अब मेरा ख्याल है ना वो लेजिस्लेशन उसका कर पाएंगे एग्रीकल्चर टैक्स के हवाले से, और बाकी जो आईएमएफ के बजट के हवाले से जो सरप्लस बजट वगैरह उनकी डिमांड होती है, जब वो आके नंबर्स रिवाइज करेंगे, मेरा ख्याल है शायद
जो खैबर पख्तूनख्वा हाथ खड़े कर दे। सो इट्स नॉट एन ईजी जो है वो टाइट रोप जो है वो वॉक है, वॉकिंग ऑन अक्शल्स है। तो ये मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा हुकूमत के लिए कि ना सिर्फ केबी को साथ लेके चलें, बल्कि अभी हाल ही में एक कमेटी में बताया गया कि इस दफ़ा पंजाब में 20 से 30% जो है वो कम गंदम किसानों ने उगाई है। ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है कि दवे किसानों को ट्रीट किया जा रहा है, उसके बाद तो हर शख्स जो है वो बड़ा जब लास्ट जो पिछली फसल के ऊपर जो उनके साथ सपोर्ट प्राइस का वादा किया गया था, जब वो नहीं दी थी, उसके बाद से ही खदशात थे कि गंदम भी कम उगाई गई है, लोगों के पास पैसे नहीं थे, कपास के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, वो भी कम आई है। और चावल के लिहाज से भी जो पिछली दफा सबसे ज्यादा जो हमने एग्रीकल्चर के अंदर मुनाफा कमाया था वो चावलों की वजह से था, और उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि इंडिया ने अपना जो नॉन बासमती चावल है उसको एक्सपोर्ट करने से रोका हुआ था। अब उन्होंने जो है वो उसकी एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी है, सो हमारे लिए वो मार्केट भी नहीं रहेगी। तो ये जब ओवरऑल ज़राअत का खास तौर पे इससे इंपोर्ट बिल के ऊपर भी असरात पड़ेंगे कि वहां से जब ये 3 मिलियन बेल्स मंगवानी पड़ेंगी तो फॉरेन एक्सचेंज का भी होगा। बाल ये मसाइल हैं, चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया रैजुल हक, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब आपका भी शुक्रिया, देखने वालों को शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।